हिंदी साहित्य और पीएचडी के इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस कक्षा को अपने विषय आत्मकथा आप हुदरी के साथ। एक जिद्दी लड़की की कहानी रमणिका गुप्ता द्वारा लिखित यह आत्मकथा उनके स्वयं के चरित्र का वर्णन करती है। यह बताती है कि किस प्रकार उनका जिद्दी स्वभाव रहा, विद्रोही स्वभाव रहा और उसी विद्रोही स्वभाव के कारण उन्होंने समाज में क्या क्या झेला। वह बताती हैं कि किस प्रकार उन्होंने हर उस मान्यता को तोड़ा जिसको समाज से मंजूरी मिली हुई थी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं उपभाग 66 की ओर। वफादारी की कसम टूटी। देखिए इस आत्मकथा में जो रमणिका गुप्ता है वो बताती हैं कि शादी से पहले किस प्रकार प्रकाश और उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि शादी के बाद हम दोनों वफादार रहेंगे। वह अपनी भाभी से प्रेम संबंध में था और रमणिका गुप्ता के साथ उनके स्कूल मास्टर ने पूरनचंद ने गलत व्यवहार किया था, जिस कारण दोनों ने कसम खाई थी शादी से पहले कि ठीक है, शादी जब हो जाएगी तो हम दोनों आपस में क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे। किंतु यही ऐसी ही कोई कसम टूटी है जिसका जिक्र इस उपभाग के माध्यम से किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सन 1951 प्रकाश कलर था। सन 1951 का समय था। यहाँ पे प्रकाश किस पद पर था, तो क्लर्क के पद पर था। बाद में वह इंस्पेक्टर पद पर पहुंचा। अब वह लेबर इंस्पेक्टर के पद पर भूसावल भेजा गया। भूसावल एक स्थान का नाम पर यहाँ पर ये बता रही हैं कि प्रकाश को अब लेबर इंस्पेक्टर बना दिया गया है और भूसावल उसे भेज दिया गया है। पहले उसे वहां जाकर घर खोजना था और उसने मुझसे कहा कि पहले मैं वहां जाकर घर खोज लूँ, उसके बाद तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं भी उसकी बात मान गई। जब वह वहां से भूसावल चला गया तो मैं अपने पापा जी के पास पटियाला आ गई। पापा जी अब लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे। बलजीत एक नृत्य गुरु वहां आया हुआ था। मेरे पिताजी के कई बड़े बड़े लोगों से संपर्क थे। ऐसे ही एक था बलजीत जो आया हुआ था मेरे पापा जी के वहाँ पटियाला में। जब उसे मालूम हुआ कि मैं रमणा नृत्य में रुचि रखती हूँ तो उसने मुझे ऑफर दिया कि क्या तुम फिल्मों में काम करोगी। उसने मुझे बताया कि वह फिल्म प्रोड्यूस करता है। वह सांवला था किंतु नैन नक्श उसके बहुत बढ़िया थे। युवा था। वह एक बंगाली था और इतने बड़े सामंती परिवारों के सामने बहुत ही अलग प्रतीत होता था। क्यों? क्योंकि उसकी वेशभूषा में बहुत अंतर था, बोलने के तरीके में बहुत अंतर था। आप जानते हैं कि सामंती परिवार की जो भाषाएं होती है अक्सर खड़ी होती हैं, तो जो बंगाली था वो सॉफ्ट स्पोकन पर्सन था। कॉलेज की लड़कियां नृत्य सीखती थी और गुरुजी से क्या है, जब आती थी तो मिलते हुए जाती थी। वह स्वयं मुझसे मिलने आया एक दिन और मैं फूली न समाई कि जिस गुरु के पास सब लड़कियां मिलने आती है आज वह मुझसे मिलने आया है और मुझे नृत्य सिखाने के लिए उसने कहा कि मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगा। मैंने भी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह सीधा साधा था, एक फ्लैट में रहता था। बड़ा कोई सामंती परिवारों की भांति उसके पास कोई घर नहीं था। एक दिन बलजीत मुझे स्टूडियो ले गया और मेरी फ़ोटो खिंचवाई। अलग अलग तरीके से उसने मेरी अच्छी अच्छी फ़ोटो खिंचवाई और कहा कि रमना देखो तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मैंने पूछा क्यों, तुम मेरे फ़ोटो क्यों खींच रहे हो? तो उसने कहा तुम्हें हीरोइन बनाने की मेरी चाह है। और यह सुनते ही मैं अपने ऊपर काबू ना रख सकी। मैं खुशी से सारोबार हो गई। तुम्हारी शक्ल गीता बाली से मिलती है। और गीता बाली कौन है? इस समय मेरी फेवरेट हीरोइन है। उसकी फेवरेट हीरोइन थी गीता बाली। देखो तुम कितनी सुंदर हो। जब तुम पर्दे पर आओगी, बड़े पर्दे पर फिल्मों में आओगी तो तहलका मच जाएगा। जब तुम हीरोइन बनोगी तो सोचो क्या होगा। आगे पीछे तुम्हारे नेम होगा, फेम होगा, लोग तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। और इन्हीं सब कल्पनाओं में मैं खो गई और फूली ना समाई। अब मैं उसके पास रोज जाने लगी। देह का मिलन हमारा शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि पहले ही मैं उससे आकर्षित हो चुकी थी उसकी ओर और अब वही आकर्षण हमारा देह मिलन में बदल गया। उसे दिन उसे मुंबई जाना था। वह गया। फिर मुझे लगा कि पेट में कुछ पलने लगा है। उसके मिलन के बाद एक औलाद उसकी मेरे पेट में रह गई। किंतु मेरा बड़ा बेटा टूटू अभी 2 वर्ष का भी नहीं हुआ और मैं बच्चा नहीं चाहती थी। मैंने जाकर अबॉर्शन करा लिया।
आखिर एक दिन वह आया। बहुत दिन के इंतज़ार करने तक जब वह नहीं आया तो वह दिन आया जब बलजीत वापस आया। मुझे देखकर बोला, यह क्या? उसका उत्साह एकदम से ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे मुंह पर झाइयाँ पड़ गई। मैं बहुत दुबली पतली हो गई। टूटू को संभालने में इतनी व्यस्त हो गई कि मैंने अपने ऊपर ध्यान ना दिया। मैंने उससे पूछा, अच्छा बताओ बम्बई कब चलेंगे? उसने कहा, मैं तुम्हें ऐसे बम्बई कैसे ले जा सकता हूँ? तुम अपना हुलिया देखो, तुम्हें अपना हुलिया क्या बना रखा है। छोड़ो भूसावल, मैं अब जा रही हूँ। प्रकाश के पास उसका जो है तार आया है कि उसे वहाँ पे क्या है, मकान मिल गया है और मैं उसके पास जा रही हूँ। उसने फॉर्मेलिटी औपचारिकता के साथ कहा, जाओ। उसने मुझे रोकने का भी प्रयास नहीं किया। वफादारी की एक कसम जो मैंने प्रकाश के साथ खाई थी कि ठीक है शादी के बाद हम वफादार रहेंगे, उसे मैं यहाँ पूरी नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि बलजीत के साथ मेरा दैहिक जो मिलन है वो हो चुका था। वो जो कसम हम दोनों ने मिलकर खाई थी, मैं उस पर खरी नहीं उतरी। इसका मुझे बहुत दुख हुआ जब बलजीत ने मेरे साथ ऐसा किया कि वह मुझे मुंबई नहीं ले गया या बम्बई नहीं ले गया। उसने मुझे बाद में महसूस हुआ कि शायद मेरा प्रयोग किया था। मेरी देह का जैसे मास्टर पूर्णचंद ने उपयोग किया था, ऐसे ही इसने मेरे देह का उपयोग किया। अगला भाग आता है उपभाग ब्यूटी पार्लर। भूसावल में मैं गृहिणी की जिंदगी जीने लगी। मैं प्रकाश के साथ यहाँ से चली गई और अब मैं क्या है, गृहिणी जिंदगी जीने लगी। पुराना खुला सा घर था जहाँ पर मैं और प्रकाश भूसावल में रहते थे। कावेरी नदी के किनारे था और कावेरी नदी बाहर बहती थी। मैंने जयशंकर प्रसाद की कामायनी जो कविता थी उसको पढ़ा था। उसमें प्रलय का जो चर्चा की गई है उसको मैं सोचती थी कि किसी दिन ये कावेरी नदी जो उफान पर आएगी तो हमें भी ऐसे बहाकर ले जाएगी, जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी जो कविता है उसमें दिया गया है। मुझे एक दिन गुर्दे का दर्द उठा। अस्पताल में मैं भर्ती हुई। पापा जी और बीबी जी भी वहाँ पर आ गए। मैं इस समय बहुत कमज़ोर हो गई थी। अब मारपीट को मैंने भी शुरू कर दिया था। यहाँ पे क्या है कि जब हम भूसावल चले गए तो मेरे और प्रकाश की जो मारपीट है वो अब इतनी बढ़ गई कि केवल प्रकाश ही मुझे नहीं मारता, मैं भी प्रतिरोध में उसे वापस मारने लगी। रात को हम दोनों लड़ाई भूलकर एक साथ सो जाते। एक दिन मारपीट की वजह से मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। मैं इतनी जख्मी हो गई, बेहोश हो गई कि मुझे हॉस्पिटल में जाके एडमिट या भर्ती होना पड़ा। प्रकाश ने सारी बात बीबी जी को बताई कि किस प्रकार आपकी लड़की मेरे ऊपर हाथ उठाती है। वह जानता था कि मेरी बीवी क्या है, एक परंपराओं से बंधी स्त्री है। जब वह यह सुनेगी कि मैंने उसे मारा तो वो बिल्कुल भी ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मुझे डांटेंगी। जानबूझकर प्रकाश ने बीवी के सामने ये बात रखी, ये मुझे मारती है। तो मेरे पिताजी बहुत गुस्सा हुए जब उन्होंने सुना कि प्रकाश मेरी बीवी को ये सब बातें बता रहा है। उन्होंने कहा कि शादी से पहले तुम दोनों ने ही तय किया था, ये बातें अपनी अपने तक रखो। हम रमना को मेरे पिताजी ने कहा, ठीक है हम रमना को अपने साथ ले जाते हैं। मैं अपने पिताजी के साथ पटियाला चली गई और जब मैं ठीक हुई कुछ दिन बाद वापस मैं भूसावल लौट आई। प्रकाश को एक दिन किसी काम से बम्बई जाना था। यह सुनकर मैं बहुत खुशी हुई। क्यों? क्योंकि मैंने सपना देखा कि वहाँ जाकर मैं बलजीत से मिलूंगी। मैंने प्रकाश से जिद की कि तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी। प्रकाश ने मुझसे पूछा नहीं और मुझे अपने साथ बम्बई ले गया। वह राजी हो गया मुझे साथ ले जाने को। कोलाबा के ब्यूटी पार्लर में मैंने बाल कटवाए। वहाँ पे बम्बई में एक ब्यूटी पार्लर था जिसका नाम था कोलाबा। वहाँ पर जाकर मैंने अपने बाल कटवाए और मेरे बाल जब छोटे हो गए तो वो घुंघराले हो गए। वहाँ पे क्या है कि पार्लर में उस समय पुरुष नाई हुआ करते थे। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की। मैंने उनको डांटा कि तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम क्या कर रहे हो। तब उसने मुझसे कहा, तुम ये बाल कटवा क्यों रही हो। तो वो कहती है कि मैं अब हीरोइन बनने जा रही हूँ। जब नाई मुझसे कहता है, पुरुष नाई, कि अब तुम्हें फिल्मों में भी यही सब सहन करना होगा तो अच्छा है तुम अभी से आदत डाल लो। मैं बलजीत को ढूंढने के लिए उसके स्टूडियो गई जहाँ पे उसने बताया था कि मेरे स्टूडियो है। वहाँ जाकर पता चला कि बलजीत नाम का कोई भी प्रोड्यूसर यहाँ पर नहीं रहता। यहाँ पर केवल एक नृत्यकार रहता है। यह सुनकर मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई कि किस प्रकार बलजीत ने मुझसे झूठ बोला और झूठा रिश्ता कायम किया। हर विश्वास, हर रिश्ते से अब मेरा टूटने पहले ही लगा था। आज एक बार फिर से एक ठोकर मुझे लगी।
कि वो कोई प्रोड्यूसर नहीं, एक नृत्यकार था। मुझे उससे नफरत होने लगी कि किस प्रकार मास्टर पूरनचंद की भांति इसने भी मुझे अपने जाल में फंसाया, क्यों? केवल एक मेरे देह के उपयोग के लिए। मैंने उसे कृष्ण की संज्ञा यहाँ पर दी। मेरा पहले ही भगवान से जो है विश्वास उठ चुका था, किंतु आज एक बार फिर विश्वास उठा और मैंने बलजीत को कृष्ण की संज्ञा दी कि कृष्ण भी तो गोपिकाओं के साथ खेला करते थे, उन्हें कौन सा प्यार था। वही व्यवहार बलजीत ने मेरे साथ किया, उसे भी मुझसे कोई प्यार नहीं था और इसलिए मेरी देह से खेला और मुझसे झूठ बोला। आंखों से झलकता प्यार, उपभाग 68 की ओर हम बढ़ रहे हैं। प्रकाश मुझे फरीदकोट छोड़ने आया। मेरे पिताजी की जो पोस्टिंग है वो फरीदकोट हो गई थी, तो वह मुझे फरीदकोट छोड़ने आया। यहाँ रहकर अब तुम पढ़ लेना, तुम्हारी बीए की जो पढ़ाई है वह अधूरी रह गई है। तो मेरे पिताजी से उसने कहा कि मैं इसे फरीदकोट इसलिए लाया हूँ कि जो इसकी अधूरी जो पढ़ाई है वह पूरी हो जाए। प्रकाश ने बीवी से कहा। उसने पापा जी से मेरी शिकायत की और मेरे पिताजी क्या है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। वह मुझे यहाँ ले आया, उसने कहा यहाँ पढ़ती वढ़ती कुछ नहीं है, ना कुछ काम करती, आप इसे रखो, ये यहाँ पर पढ़ेगी। किंतु मेरे पिताजी इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि प्रकाश हर बात पर अब मेरी शिकायत यहाँ पर करने लगा। मेरे पिताजी बचपन से ही मेरी तरफ बहुत आकर्षित थे, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। बेटी होने के नाते उनको मेरा जिद्दी स्वभाव, शायद कहीं ना कहीं मेरा विद्रोही स्वभाव बहुत पसंद था, जिस कारण वो गुस्सा हो गए। मेरी बेटी की आज के बाद मुझसे शिकायत कभी मत करना, उन्होंने प्रकाश को डांटा। उन्होंने कहा जो भी बात हुई थी तुम्हारी शादी से पहले आपस में हुई थी, तुम हर बार क्यों रमना की शिकायत लेकर यहाँ पर आ जाते हो। बीबी समर्थन में खड़ी हो गई प्रकाश के। दामाद से ऐसे कौन बात करता है, तुम प्रकाश के साथ जाओ, मेरी बीवी ने कहा। मैंने कहा नहीं, मैं प्रकाश के साथ नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहकर अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करूंगी। ये यहीं रहेंगे। मेरे पिताजी ने कहा कि ये यहीं रहेगी, प्रकाश के साथ नहीं जाएगी। जब तक इसकी इच्छा है इसे रहने दो, बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब इसकी इच्छा होगी तो ये वापस चली जाएगी। मेरे पिताजी सदैव मेरे हक में खड़े होते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मैं ऐसी लड़की हूँ जो किसी भी चीज़ को सहन नहीं करती। और प्रकाश के साथ शादी होने के बाद आमदनी इतनी कम थी, उसको मैंने झेला, बच्चे को अब मैं झेल रही हूँ, उसके परिवार को मैं झेल रही हूँ। इस कारण शायद मेरे पिताजी को मेरे ऊपर दया आ गई। उन्होंने एक ट्यूटर मेरे लिए रखा जो मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाता था। मेरे बाल फरीदकोट में चर्चा का विषय बन गए। क्यों? क्योंकि उस समय आप जानते हैं कि लड़कियों को घर से निकलना ही अलाउड नहीं था और ये तो बाल कटवा के आई थी, वो भी बॉय कट बाल। तो उन बालों की जो चर्चा है पूरे फरीदकोट में फैल गई कि एक लड़की आई है जिसके बाल बहुत छोटे हैं और घुंघराले हैं। भाग 59, महाराजा का बुलावा। देखिए पटियाला के जो महाराज है फरीदकोट के, उनका बुलावा आता है। महारानी रमणा से मिलना चाहती है, राजा साहब का बुलावा आया है। क्यों? पापा जी ने कहा। तो पापा जी ने कहा पता नहीं क्यों आया। मेरी बीवी ने पूछा कि महाराज का बुलावा आया है, वो भी रमणा के लिए, ऐसा क्यों? उस समय क्या था कि जो रियासतें थी उनके जो महाराज होते थे अक्सर सुंदर लड़कियों की इज्जत के साथ वो खेलते थे। तभी मेरी बीवी को शक हुआ कि महाराज क्यों बुला रहे हैं। तभी पिताजी कहते हैं कि पता नहीं क्यों बुला रहे हैं। भाभी और मैं साथ गए, शायद मेरी भाभी को मेरा सेफ गार्ड बनाकर वो भेज रहे थे। मेरे बाल देखकर महारानी ने कहा, अर्थात जो महाराज की माँ थी, उन्होंने कहा कि बड़ी सुंदर सी लगती हो तुम। तभी महाराज भी आ गए। हेलीकॉप्टर में उन्होंने मुझे और मेरी भाभी को घुमाया। मेरे साथ बगल में चिपक कर वो बैठे। संतरे के बाग वो हमें दिखाकर लाए। आते समय वे मेरे साथ बैठे दोबारा और मुझे घूर कर देख रहे थे। जैसे ही मैं उन्हें देखती वो अपनी नज़रों को फिरा लेते, किंतु कहीं ना कहीं मुझे शक होने लगा था कि शायद इनकी नज़र मेरी देह पर है। आते समय वे मेरे साथ बैठे मुझे घूर कर देख रहे थे। महाराजा ने मुझसे अकेले में बात करनी चाहिए। मेरी भाभी को उन्होंने अपनी माता महारानी के पास भेज दिया और मुझसे अकेले में बात करनी चाहिए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे हाथ को सहलाने लगे। मैं भाप गई थी कि बात क्या है, किंतु उस समय मैंने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जिससे उनकी इज्जत पर आ जाए और साथ में मेरी इज्जत पर आ जाए। आते समय मेरी भाभी मुझे छेड़ने लगी कि महाराज तुम पर फिदा हो गया है। तब मैंने अपनी भाभी से कहा कि यौन रिश्ता कायम करने की इच्छा थी महाराज की मेरे साथ और मैं नहीं चाहती कि ऐसा भी कुछ हो। भाभी कहने लगी वह तेरा दीवाना है। मैंने भाभी को डांटा कि भाभी, हर रिश्ता दीवानेपन पे और यौन इच्छा पर आकर समाप्त नहीं होता।
कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो दिल से जुड़े हुए होते हैं, किंतु ऐसा कोई भी रिश्ता मुझे नहीं मिल रहा जो हृदय से मेरे जुड़ा हो। महाराज ने भी बुलाया तो उनकी बातों से मैं भाप गई कि वे भी यौन शोषण की इच्छा से ही मुझे बुला रहे हैं, और कोई ऐसी उनकी इच्छा नहीं थी या कल्पना नहीं थी कि उन्होंने मुझे बुलाया। बढ़ते हैं उपभाग 70 की ओर, जब प्रेम का गला घोट दिया गया। देखिए यहाँ पे किसी ऐसी बात की चर्चा की जा रही है जहाँ पर प्रेम का या जो प्रेम प्यार है उसका गला घोट दिया गया। मेरे ताऊ की बेटी का बेटा हमारे यहाँ फरीदकोट आने जाने लगा। मैं माया बहन के यहाँ फिरोजपुर जाती थी। उसके पति को पागलपन का दौरा पड़ता था। जब ये आत्मकथा शुरू हुई थी तभी आरंभ में हमने आपको बताया था कि इनकी एक बहन थी जिनको क्या है पागल पति से जिसकी शादी कर दी गई थी, उसी की चर्चा भी इस विभाग में की जा रही है। उसको पागलपन का दौरा पड़ता था। वह बड़े बाप का बेटा था, इसलिए मेरे परिवार वालों ने उसकी शादी, मेरी बहन की शादी उसके साथ कर दी। क्यों? क्योंकि मेरी ताऊ तो मर चुके थे, इसलिए मेरे पिताजी पर सारा भार था। तो मेरे पिताजी ने उनकी शादी एक पागल के साथ कर दी। हालांकि उस समय मेरे पिताजी को ये मालूम नहीं था, वह अवगत नहीं थे इस बात से कि लड़का पागल है। बहन को मालूम ना था शादी के समय के वह पागल है, और ना ही मेरे परिवार को मालूम था। वह जमीन की देखभाल स्वयं करती थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जागीर थी जो ऐसे ही पड़ी थी। लड़का पागल था और कोई देखने वाला नहीं था, तो ये सारा कार्य मेरी बहन ही संभालती थी। वह मुजारे के साथ संबंध में आ गई थी। बहुत सारे मुजारे थे, मुसलमान थे जो खेतों में काम करते थे, खेतों की रखवाली करते थे। उनमें से एक मुजारे के साथ संबंध में मेरी बहन आ गई थी। वह उसे पसंद आ गया था। मुजारे बंटवारे में पाकिस्तान भाग गए थे, उन्हें यहाँ से भगा दिया गया। क्यों? क्योंकि जब बंटवारा हो रहा था तो किसी को पाकिस्तान जाना चाहिए था, किसी को हिंदुस्तान। तो सारे मुजारे जो मुसलमान थे, क्योंकि वहाँ पे संख्या मुसलमानों की ज़्यादा थी, तो वो भी यहाँ से भाग गए, और मेरे साथ और उसके साथ मेरी बहन माया भी भाग गई उसी के साथ। बाद में उसे वापस आना पड़ा। क्यों? आप जानते हैं कि सिटीजनशिप का जो लॉ आया था या एक्ट आया था, उसके तहत जिसको जहाँ जाना था उसको भेजा गया। तो ऐसे ही मेरी बाद में मेरी बहन को वहाँ से यहाँ पर भारत भेज दिया गया, हिंदुस्तान भेज दिया गया। बच्चों ने माँ को स्वीकार कर लिया। पिताजी तो पागल था ही, किंतु बच्चों ने किसी प्रकार का कोई भी ऐसा दोष माँ पर नहीं बढ़ा और स्वीकार कर लिया। और ये कहा गया क्या कि उसे जो मुजारे हैं उस समय जब यहाँ से जा रहे थे तो उठाकर ले गए। आप जानते हैं कि उस समय सबसे ज़्यादा जो शोषण है वो स्त्रियों का ही हुआ था। तो ये कहा गया कि मुजारे उठा कर ले गए, तो इस कारण बच्चों ने अपनी माँ को स्वीकार कर लिया कि हाँ शायद हमारी माँ को कोई उठा कर ले गया था। उसके प्रेम का अब गला घोट दिया गया। पूरे समाज में ये बातें बनने लगी, पूरे परिवार में ये बातें बनने लगी कि मुजारे के साथ भागने की क्या आवश्यकता थी। बेचारी ने आखिर में क्या कि अपने प्यार का ही गला घोट दिया। तो देखिए ये उपभाग यही बताना चाह रहा था। सीमाओं के बाद भी प्रेमी का आना जाना बरकरार रहा। उसका विद्रोही स्वरूप मुझे अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि मेरी बहन हमेशा विद्रोह करती थी कि अगर मैंने प्यार किया है तो उसमें गलत क्या है। वह जब यहाँ पर मुजारा उससे मिलने आता तो उससे मिलती किसी भी डर के बिना। क्यों नहीं भागती? एक दिन बीबी जी कुछ कहने लगी, तब मैंने बीबी को डांटा कि क्यों नहीं भागती। वह पागल से उसका रिश्ता तय किया गया था। वह मुजारा है तो क्या हुआ, खेतों की रखवाली कर बच्चों को भी तो पाला पोसा उसने। रिश्तेदार होते तो शायद सारी जमीन जायदाद को खा जाते। उस मुजारे ने मेरी बहन की मदद करी तो उसमें क्या बुराई है। वो उससे प्रेम संबंध में आ गई तो ये रिश्ते में क्या बुराई है, तुम मुझे बताओ। और जब तुमने उसकी पागल के साथ शादी की तब तुमने यह सब नहीं सोचा। पापा सदैव स्वयं को इस बात के लिए दोषी मानते थे कि उन्होंने उसकी शादी एक पागल के साथ कर दी। हालांकि वो कसूरवार नहीं थे, जानबूझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया, किंतु फिर भी एक ग्लानि सदैव उनके मन में रहती। रमेश और मैं, जो मेरी बहन ताऊ की लड़की का बेटा है, अब बहुत नज़दीक आ गए थे। वह मुझे मासी बुलाता था। हमारी बहन को अब इस बात पर शक होने लगा कि शायद मेरे और रमेश के बीच में कोई संबंध है। मैं प्रकाश के पास लौटने का इरादा अब नहीं कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि रमेश को छोड़ के मैं प्रकाश के पास वापस जाऊं। तो देखिए इस प्रकार हमारी आधी से ज़्यादा आत्मकथा पूर्ण हुई है। थोड़ी बहुत ही अब बाकी है, उसे भी कुछ वीडियोस के माध्यम से हम पूरा कर लेंगे। मूल पुस्तक से संवादों को पढ़ते रहिए। कौन कौन से चरित्र है या पात्र है उनको पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।